Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस के अंदर हम जो है इन एरियाज को क्या करेंगे कवर करेंगे। अब इन एरियाज के अंदर आ जाएगा ऐसे, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सोशल साइंसेज के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके वो क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी और साथ में आर्गूमेंट बिल्डिंग के ऊपर वर्किंग की जाएगी। और ये सारे के सारे जो एरियाज हैं इनको हम देखेंगे, जो एडिटोरियल्स हैं इनके अंदर जो डाटा है तो वो जहां जहां फिट हो सकेगा हम उसको फिट करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड टुडे इज 8th of January 2024। ये रहा आपका जो डॉन एडिटोरियल्स का और ओपिनियन वाला पेज, और इस लेक्चर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये है एडिटोरियल्स का। इसको मैं एनालिसिस करूंगा 1, 2 एंड 3। बाकी ये वाला जो आपका ओपिनियन वाला सेक्शन है ये वाला ऑलरेडी लेक्चर जो है ये डिलीवर हो चुका है उन बच्चों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। तो फॉर दिस आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस लेक्चर के लिए। ये वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है वो हमने साथ कंटिन्यू की है राइटिंग, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके अंदर आप शॉर्ट ऐसे जो है हमको लिख कर भेजेंगे, हम उनको चेक करेंगे, वैल्यूएट करेंगे और उसके बाद आपको वो वापस जो है उसी तरीके से भेज दिए जाएंगे विद फीडबैक। उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे पास करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, मेच्योर आइडियाज़ का और फिर उन आइडियाज़ को आप किस तरह से पेपर के ऊपर जो है कन्वे कर पाते हैं, और उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो एरियाज हैं जिनके ऊपर हम करंटली जो है वर्किंग कर रहे हैं। सो जी, क्या होगा इस लेक्चर के अंदर, पीडीएफ लिंक जो है इस टुडे न्यूज़पेपर का और टुडे लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 जो है इसके सेक्शंस बना दिए जाएंगे टाइमलाइन के हिसाब से। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, कमेंट करके आपने फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और इसमें यह है कि जो 1-2 दिन के लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं हुए थे उसकी रीज़न ये थी कि कुछ शेड्यूल इतना बिजी हो गया था कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। और बाकी ये है कि आपके साथ एक कमिटमेंट है कि एडिटोरियल्स जो हैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स ज़रूर हम डिलीवर करेंगे। हाँ, कभी कभी एक आधा दिन आगे पीछे हो जाता है ड्यू टू बिजी शेड्यूल, अदरवाइज आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर मिलेंगे। हाँ, जिस वक्त हम नहीं कर पाएंगे उस दिन हम आपको बता देंगे कि आज के बाद हम नहीं कर रहे, लेकिन जब तक हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ये वादा है आपसे, हम इसको करते रहेंगे। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना कि ये कब आएंगे। फर्स्ट वन जो है इम्प्रूविंग विजिबिलिटी। सिंपल सी बात है, विजिबिलिटी आपको पता है, विजिबल किसी चीज का विजिबल होना, नजर आना। इम्प्रूव, उसका इम्प्रूव करना। तो इम्प्रूविंग विजिबिलिटी से मुराद क्या है, ये जो आपके अभी सर्दी है पाकिस्तान में, धुंध आई पड़ी है, तो उसके लिहाज से वो लिखता है। विंटर कहता है आ गया है, लिखता क्या है, विंटर आ गया है। विंटर के साथ फोग भी आ जाती है, सर्दियों के साथ फोग भी आ गई। फोग मतलब क्या हुआ, धुंध। और उसके बाद स्मोक भी आ गई। अब फोग और स्मोक में डिफरेंस है ये आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। लेकिन फिलहाल आप देख लें, विंटर आया, विंटर से आई फोग, फोग के साथ आ गई स्मोक भी। तो ये है सिचुएशन करंट पाकिस्तान के अंदर। अब इस सिचुएशन की वजह से जो है एयर, रोड, रेलवे जो है ये क्या हुआ, डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। यानी कि इन तीनों एरियाज के अंदर, 3 एरियाज के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। या तो हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं जहाज पर बैठकर, या हम बाय रोड किसी बस पर बैठ के ट्रैवल करते हैं, या हम बाय ट्रेन जो है रेल पर बैठ के सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो इन तीनों एरियाज को इसने क्या किया है, विंटर की फॉग और स्मोक ने क्या किया है, डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है, विजिबिलिटी नहीं आ रही। और इसी को वो कह रहा है इंप्रूविंग विजिबिलिटी, कि इन 3 एरियाज के अंदर क्या क्या ऐसे काम किए जाएं कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो इंप्रूव हो सके और आप जो है ये ट्रैवल कर सकें। ठीक है, तो पहले तो आप देख लें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मोक। ये आपसे पूछा भी जा सकता है अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये करंट इश्यूज के अंदर है तो इसको पूछा जा सकता है। तो फोग सिंपल क्या होती है, जिसे आप कहते हैं धुंध, कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। बस एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं
जब उनका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो ना वो बर्फ रहती है ना पानी रहता है, दरमियानी सी एक शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं, फोग कहते हैं। और जब इस फोग के अंदर आप धुआं शामिल कर दें, ठीक है, फोग प्लस स्मोक, तो वो बन जाता है स्मोक। तो स्मोक क्या है, एयर पोल्यूटेंट, गंदी हवा, दैट कंबाइंस फोग और प्लस स्मोक, यानी कि फोग प्लस धुआं। जब धुआं इसके साथ मिल जाता है, गंदी हवा इसके साथ मिल जाती है, तो एक नई शक्ल हमारे सामने आ जाती है और उसे हम कहते हैं स्मोक। तो ये दो चीजें हैं, ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको फोग और स्मोक के दरमियान जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब आगे जाते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ कि एडिटोरियल में वो क्या कहता है। तो एडिटोरियल के अंदर पहले तो बात करता है फोग की, ठीक है। तो फोग को कहता है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है। तो इसके लिए एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी जरूरी है। बच्चों मेरी बात सुनिए आपने गौर से, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है, अपनी राइटिंग के अंदर लेकर आना है। तो आपकी राइटिंग जो है ना, आपके वो खूबसूरत होती जाएगी। लफ्ज वही है, एक बच्चा लिखता है स्ट्रेटजी, एक लिखता है कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी, तो यहां से फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जब भी आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी का वर्ड लिखना है तो साथ में आप लिख दिया करें कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी, कि एक बड़ी जामिया सी खूबसूरत सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये आप जब आप इस तरह से लफ्ज लिखेंगे ना, एक लफ्ज के साथ एक एक्स्ट्रा लफ्ज प्यारा उसको बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग है उसमें खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें आप साथ में नोट डाउन किया करें कि जब भी मैंने स्ट्रेटजी का वर्ड यूज करना है तो साथ में मैंने कंप्रीहेंसिव का वर्ड लगा देना है। तो इससे बड़ी प्यारी सी खूबसूरती आ जाएगी आपकी राइटिंग के अंदर। तो इस तरह से आपने जो वर्ड्स हैं वो ढूंढ ढूंढ के अपने पास रखने हैं और उनको बाद में प्रैक्टिस में भी लेकर आना है। सिर्फ रख देना नहीं है कि ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाते जाएं, वो पढ़े रहे नहीं, उनको प्रैक्टिस में भी लेके आए, ठीक है। तो कहता है अब फोक को क्या करना है, मिटिगेट करना है, खत्म करना है इसके इम्पैक्ट्स को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। अब उस कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी के क्या अंदर क्या है कि इनहांसिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बढ़ाना बिटवीन अथॉरिटीज एंड ट्रैवलर्स, ये जरूरी है कि जो अथॉरिटीज जो है डील कर रही हैं वो वाली, जो मौसम को देख रही है उनको, और जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को बढ़ाना। रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलनी चाहिए, हर टाइम की अपडेट्स, वाया हॉटलाइंस के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज आउटलेट्स के थ्रू, और इनेबल कम्यूटर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब ये क्या है, इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा, देखें जब आपको टाइमली जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप जो है क्या कर सकेंगे। जैसे अगर किसी ने मोटरवे पे जाना है, तो अगर गवर्नमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो मोटरवे बंद कर देगी। और दूसरा, अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप मोटरवे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा मोटरवे बंद है, धुंध बहुत ज्यादा है। तो दैट्स लाइक दिस, वो कहता है कि इस तरह के काम करने से कुछ बेहतरी हो सकती है। फिर आगे स्मोक पे आ जाता है। तो स्मोक के अंदर वो क्या कहता है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोएक्टिवली प्लान टू कम्बैट दीज इश्यूज। ये लाइन मैंने जो है लिखनी नहीं थी, लेकिन आपके लिए मैंने ये लिखी है। ये जैसी मैंने लिखी है, आपने इस सेंटेंस को वैसे का वैसा ही अपने नोट्स के ऊपर लिख लेना है। और कभी भी जब आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहें किसी भी इशू के ऊपर, जैसे टेररिज्म की बात कर लेते हैं कोई और, तो आपने कहना है द गवर्नमेंट मस्ट प्रोएक्टिवली प्लान टू कम्बैट दीज इश्यूज, ठीक है ना। प्रोएक्टिवली होता है पहले से, प्रो पहले से, यानी कि एक्टिवली प्लान बनाना किसी काम, ये नहीं कि काम को हो गया तो उसके बाद देखना कि अब इसका क्या करना है, नहीं, पहले से प्लान बनाकर रखने के अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा एक्शन आता है तो हम ऐसा रिएक्शन करेंगे। तो ये लाइन आपने एज इट इज जो है इसको अपनी राइटिंग के अंदर आपने यूज करना शुरू कर देना है। एक दफा यूज करेंगे, दो दफा यूज करेंगे तो ये वर्ड्स आपकी राइटिंग में आना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो ऐसे की राइटिंग है वो खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्या इश्यूज, जो कम्बैट इश्यूज क्या है, इन इश्यूज को जो है, स्मोक के इश्यूज को क्या करना चाहिए, कहता है द गवर्नमेंट मस्ट प्रोएक्टिवली प्लान बनाने चाहिए टू कम्बैट दीज इश्यूज। और उस प्लान्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जैसे कहता है स्पेशल एयरक्राफ्ट फॉर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन आपने पता मौसमी बारिश जो है लाहौर के अंदर करवाई गई थोड़े दिन पहले। तो कहता है ये काम करने के लिए क्या होना चाहिए, वो उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल आप रेन करवाने जा रहे हैं तो आपके पास स्पेशल एयरक्राफ्ट होने चाहिए। रिसेंटली कहता है पंजाब गवर्नमेंट ने यूएई से लेकर क्या किया एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने ये काम किया था, लेकिन वो टेम्परेरी उसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही फायदा हुआ। तो परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आर्टिफिशियल रेन जो है करवाने के जो जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए।
एक चीज तो ये हो गया। दूसरा एयरपोर्ट्स के ऊपर बात करता है। एयरपोर्ट्स के ऊपर वो कहता है कि एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट है उनको इंस्टॉल किया जाए, जिसके अंदर लैंडिंग सिस्टम की वो बात करता है। ये आपने ना इसको ऐसे के पर्सपेक्टिव में ये बड़ी बड़ी डिजिट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इतना कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स के ऊपर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें, ताकि उस टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी जहाज वगैरह हैं, एयरप्लेन्स हैं, वो क्या कर सके, आराम से लैंड कर सके, और लोगों की जो है ना वो आप कह सकते हैं कि फ्लाइट्स जो हैं वो डिले ना हो। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि पीछे वाले इलाकों में, जैसे अब वो लाहौर में धुंध है, तो दूसरे एरियाज़ के अंदर धुंध नहीं है, तो क्या होता है कि लाहौर में धुंध होने की वजह से या फॉग स्मॉग होने की वजह से तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, तो एयरप्लेन जो है वो लैंड नहीं कर पाता। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है, जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो उससे क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स के ऊपर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें, जिसके अंदर एंटी फॉग सिस्टम होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा GBAS, ये इसकी उसने एब्रीवेशन लिखी है, ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन। ठीक हो गया। और ASMGCS ये वाला हो गया, एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पूरे पूरे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस जस्ट जिस तरह मैंने बताया है आप सादा सा लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना? कहाँ पर? एयरपोर्ट्स के ऊपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो इंस्टॉल करे, ताकि क्या हो सके, जो है एडवांस इंस्ट्रूमेंट कह लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कह लें, तो उससे क्या होगा, इट विल वर्क लाइक जस्ट एंटी फॉग सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये काम कर सकते हैं दो हम, जो है स्मोक को काउंटर करने के लिए, ताकि जो हमारी जो बाय एयर है वो ट्रैवल हम कर सकें। ग्राउंड के ऊपर अब वो आ जाता है, ग्राउंड के ऊपर जो है रेल है और रोड है, तो इन दोनों के ऊपर वो डिस्कशन करता है कि इन यहाँ पर क्या क्या हम काम कर सकते हैं जिससे ये एक्टिव रहेगी। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है पहले तो, कि वो जो है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो इंस्टॉलेशन है वो रिफ्लेक्टिव रोड मार्किंग, रोड के ऊपर जो मार्किंग आपको पता हुई होती है, जो मुख्तलिफ कलर्स के साथ जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। फोग डिटेक्शन सिस्टम जो है उससे क्या हो सकता है, विजिबिलिटी जो हाईवे के ऊपर इंप्रूव हो सकती है। तो इसके अंदर ज्यादातर वही चीजें बता रहा है जिससे क्या हो सकती है, विजिबिलिटी हाई हो सकती है। इसी तरह रेलवे सेक्टर के अंदर वो कहता है कि सिग्नल जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और फोग सेफ डिवाइसेस को यूज किया जा सकता है। उससे क्या होगा, मेंटेन द सेफ्टी एंड रेगुलेटरी ट्रेन सर्विस हो जाएगी उससे। रोबस्ट प्लान बनाने की जरूरत है। रोबस्ट प्लान के अंदर वो ये बात करता है कि अगर आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फोगी यानी कि जो सर्विस है उसके दरमियान क्या हो सकता है, रोबस्ट प्लान ये हो सकता है कि आप सिर्फ ये ना करें कि रीशेड्यूलिंग कर दें। सिर्फ जस्ट ये प्लान नहीं होना चाहिए कि आप या तो चेंज कर दें, री रूटिंग कर दें, यानी कि उसका रूट चेंज कर दें ट्रेन का, या फिर आप उसका शेड्यूल चेंज कर दें। सिर्फ यही काम ना करें, बल्कि इसके साथ साथ आपके आपके पास इनफ रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जैसे एडिशनल बसेस होने चाहिए, ट्रेन होने चाहिए। ठीक है ना? ताकि क्या हो सके कि जब जो है मौसम थोड़ा सा बेहतर हो तो पैसेंजर फिर ज्यादा आ जाते हैं, तो उनको क्या किया जाए, इंक्रीज पैसेंजर को क्या किया जाए, उनको नॉर्मली ऑपरेट किया जा सके। जब ज्यादा पैसेंजर होंगे तो रश ज्यादा होगा, तो जब आपके पास अल्टरनेट एडिशनल बसेस या ट्रेन होंगी तो आप उस रश को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ उसके अंदर वो चीजें बताता है। उसके बाद वो कहता है पब्लिक को अवेयरनेस करने की भी जरूरत है। ठीक है ना? एंड सेफ्टी मेजर्स आल्सो प्ले वाइटल रोल। इससे भी क्या हो सकता है कि ये जो धुंध है, फोग है, इसके जो आप इसको काउंटर कर सकते हैं काफी हद तक। ठीक है। कंपेन के अंदर क्या होना चाहिए, सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, किस तरह से फोगी कंडीशंस के अंदर आपने जो है ड्राइविंग करनी है, जैसे कि रिड्यूस स्पीड, स्पीड कम कर दें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना, अल्सर्ट्रा। तो इससे भी क्या हो सकता है, जो रिस्क है ना एक्सीडेंट का वो कम हो सकता है। आगे वो कहता है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या प्लानिंग कर सकता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसर्च के ऊपर कि किन इलाकों में ज्यादा ये आती है, किस मौसम में ज्यादा आती है, तो इसके ऊपर आप रिसर्च करके इसको बेहतर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेरिएबल मैसेज साइनिंग जो है मेजर हाईवेज के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थर्मल इमेजिंग कैमरा जो है उनको आप यूज कर सकते हैं फॉग प्रोन एरियाज के अंदर। तो उससे क्या है कि ड्राइवर्स को भी हेल्प मिलेगी और अथॉरिटीज को भी क्या होगा, क्लियर इमेजेस उस एरिया के मिलते रहेंगे। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस कि किस तरह से ये जो फोग है, स्मोग है, ये जो है लैंड के ऊपर बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड किस तरह से डिस्टर्ब कर दिया, और क्या क्या काम हम छोटे छोटे करके इसको बेहतर कर सकते हैं। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो हमारा मेन जो टॉपिक बनता है वो बनता है क्लाइमेट चेंज। अब ये सारा फोक स्मोक ये क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है बेसिकली। ठीक है।
तो इसके अंदर आप क्या देख जो है क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पोल्यूशन भी है साथ में, तो पोल्यूशन के बाद फिर ये फोग और उसके बाद स्मोक बन गया, तो ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसके ऊपर क्या है, ये सारा का सारा मेन टॉपिक आप जो बनेगा वो बनेगा क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमी के ऊपर आ रहे हैं। और इसको आप इस डिमेंशन में भी डिस्कस कर सकते हैं कि देखें जी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, सीजन जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, उनका ड्यूरेशन तब्दील हो रहा है। और उसके बाद जो है ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है कि धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और वही कार्बन एमिशन बाद में फोग के साथ मिलके बना देती है स्मोग। और वही स्मोक जब बन जाती है तो विजिबिलिटी हो जाती है कम, और जब वही विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है तो फिर क्या है, आपको ट्रैवल नहीं कर सकते आप लोग। जब आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं वो जिस तरह से रूटीन में चल रही होती हैं उस तरह से वो नहीं चल पाती, नहीं हो पाती। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो अल्टीमेटली इट इम्पैक्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए इसकी हरकतों की वजह से क्या है, जैसे मैं सादी सी मिसाल दूं, एजुकेशन सेक्टर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हो रही हैं, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जब एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली आपकी जो जनरेशन है वो उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब होगी। हम इन चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि हम इतनी डीपली जाते नहीं हैं, ठीक है। तो उनकी जो मेंटली ग्रोथ है वो जो है रुकेगी इस चीज़ से, उनका हर्ज होगा अल्टीमेटली, ठीक है। वो नई चीज़ें जो है जितनी उन्होंने लर्न करनी थी वो नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो नए न्यू ब्रेन्स हैं वो इतने ग्रो नहीं होंगे कि वो दूसरी दुनिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका वो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर सकें। जब उनका वो कंपटीशन नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट नस्ल है हमारी, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो नई नई इन्वेंशंस कर सके, लेटेस्ट वर्ल्ड की इन्वेंशंस कर सकें। जब हम लेटेस्ट वर्ल्ड की इन्वेंशंस नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली फिर वो हम इन्वेंशंस भी नहीं कर पाएंगे, तो हम ना इन्वेंशंस को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो हम फिर डिपेंडेंट रहेंगे। हमारी आने वाली नस्ल जो है, दूसरी जो आने वाली नस्ल है दूसरे मुल्कों की, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी और अल्टीमेटली इट आल्सो इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। तो जस्ट लाइक दिस जो है कि अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से और डीपली तरीके से चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। सो हमारा आउटलुक, ठीक है, इसके अंदर वो क्या कहना चाहता है, इकोनॉमी आपकी डिस्कस करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी, और उसके अंदर आपको लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएगा। लेटेस्ट एडिशन कहता है आया है किस चीज़ का, रिपोर्ट है जी एक 2024 की, और वो रिपोर्ट किसने दी है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, ये है इस रिपोर्ट का नाम। और ये 2024 में आई है। अब ये क्या कह रही है, ये कहती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को मल्टीपल चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बहुत ज़्यादा महंगाई का प्रेशर है, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी जो है वो बहुत वीक हो चुकी है, हाई लेवल ऑफ सॉवरेन डेब्ट, कर्जा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हो चुका है। तो ये मेन चैलेंजेस हैं। और फिर वो बताता है कि जो पाकिस्तान की ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो हुई है तकरीबन 2% इस साल, लेकिन अगले साल ये थोड़ी सी इंप्रूव होगी, 2.4% होगी 2025 के अंदर। और ये थोड़ा सा कहता है कि इम्प्रूव हुई है बस, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ लो ग्रोथ कहता है ये ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ग्रोथ है, ठीक है। ये तो 2 से 2.5 बिल्कुल थोड़ी सी ग्रोथ है। इसके साथ साथ इसको वार्निंग भी दे दी गई है, राइज इन फूड इनसिक्योरिटी, के पाकिस्तान को नेक्स्ट ईयर फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है। और ये उन्होंने जो आपके मुल्क के अंदर फ्लड आया था उसको लेकर इसके साथ उन्होंने कनेक्ट किया है। 1/3 जो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट लैंड थी वो डिस्टर्ब हुई है इस फ्लड की वजह से। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल राइज इन फूड इनसिक्योरिटी, कि फसलें तबाह हो गई, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप चीज़ें इंपोर्ट कर सके, पहले ही गंदम आप यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, तो और ज़्यादा हम जो है अब फंसने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो ये उस रिपोर्ट के अंदर एक जो मेन मेन पॉइंट्स थे रिगार्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। फिर वो चलता है आगे और आपको बताता है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में इसी रिपोर्ट के अंदर। तो वो ये बताता है कि जो एस्टिमेट था ना 2.7% इन 2023 टू 2.4% इन 2024, यानी कि डाउन गया है। तो जो दुनिया की इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है
वो नीचे को जाएगी 2024 के अंदर। आगे वो कहता है बिलो द, अब ये जो था पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो थी 3%, जब कोविड आया था ना, तो कोविड से पहले थी 3% के ऊपर, इस ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितना था 3%। लेकिन अब 2023 के अंदर है 2.7, और नेक्स्ट 2024 के अंदर फिर कम होकर चला जाएगा 2.4, यानी कि अभी तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कोविड के जो इम्पैक्ट थे उनको अभी तक ओवरकम नहीं कर पाई। यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जो कोविड आया था अभी तक उनके जो इम्पैक्ट से अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको वो टेक ओवर नहीं कर सका, जो ग्लोबल इकोनॉमी ने इतनी ग्रोथ अभी भी वो ग्रोथ हासिल नहीं की जो पहले ग्रोथ थी। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, ये जो डाउनवर्ड जा रही है इससे इम्पैक्ट हो रहा है हाई इंटरेस्ट रेट। इसके साथ साथ अब ये क्यों सारा कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे क्यों जा रही है, कहता है कि कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने यूक्रेन देखा, गजा देखा, फलस्तीन देखा, तो उससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो चेन डिस्टर्ब हो रही है। और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट डिजास्टर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आया, तो अल्टीमेटली हर मुल्क जो है वो एक चेन का हिस्सा है। यूक्रेन देखें, हमें गंदम दे रहा था, वहां पर जंग लग गई, तो वो डिस्टर्ब हुई ना चेन। तो इस तरह से वो कह रहा है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड उसकी वजह से कम होगी, और क्लाइमेट डिजास्टर्स हो गए। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, नीचे को जाएगी 2024 के अंदर। तो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ वो ये कहता है क्योंकि ये नीचे को जाएगी तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके गोल्स हैं उनके उन वहां पर कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं, ये आपको पता है, ये 2015 में इंट्रोड्यूस करवाए गए, और आई थिंक सो 2013 का एंड है, और ये 17 है। इससे पहले जो थे वो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको ये पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, क्योंकि आपके ये कोर्स का हिस्सा है। कोर्स आउटलाइन के अंदर ये बड़ा प्यारा सा उन्होंने लिखा हुआ है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये इस ग्लोबल इकोनॉमी नीचे को डाउनवर्ड ट्रेंड की वजह से ये भी डिस्टर्ब होंगे, इनके ऊपर भी अच्छी खासी जो है इसका असर पड़ेगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी हेल्थ आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है, और काफी कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इम्पैक्ट इसके ऊपर होगा। आगे फिर वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, और फिर कहता है कि पाकिस्तान को अभी सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है कि जितनी पेमेंट करनी है उतना बैलेंस है नहीं हमारे पास। अब हमने पेमेंट किस चीज की करनी है, एक तो हमने कर्जे की पेमेंट करनी होती है, जो किस्त है वो देनी होती है। दूसरा हमने जो चीजें तेल या कोई ऐसी चीजें इंपोर्ट करते हैं उसके पैसे देने होते हैं। तो जितना हमने पेमेंट करनी होती है उतने हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हमें फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, और कर्जा लेना पड़ता है। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से पिछले साल पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचता बचता बचा थोड़ा सा। ठीक है, आईएमएफ ने फिर हमको पैसे दे दिए और हम फिर बच गए, वरना हमने डिफॉल्ट हो जाना था। डिफॉल्ट क्या है, सिंपली बेसिकली एक लिमिट से नीचे जब आप चले जाते हैं तो आप डिफॉल्ट हो जाते हैं। द करंट क्राइसिस जो है, कहता है कि चलो ये क्राइसिस जो है, लेकिन ये क्राइसिस जो है अभी भी आपको एक मेजर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो रीसेट करें इकोनॉमिक पॉलिसी की डायरेक्शन को, और फिक्स करें लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज को। और इससे क्या होगा, जो ड्रैगिंग वो वाले इश्यूज जो आपकी इकोनॉमी को नीचे को डाउनवर्ड खींच रही है, मुल्क को खींच रही है, उसको क्या करें, उसको फिक्स करें। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और फिर वो एग्जांपल देता है इंडिया की, मलेशिया की, फिलिपाइन की, तुर्की, इंडोनेशिया, कि ये वो वाले मुल्क हैं जो आपके सामने एक एग्जांपल हैं। यहाँ पर भी यही इसी तरह के, जिस तरह के पाकिस्तान में हालात थे यहाँ पर भी ऐसे हालात थे, लेकिन इन मुल्कों ने सक्सेसफुली जो है यूज किया इन क्राइसिस का इन द पास्ट टू पुट देयर इकोनॉमिक बैक ऑन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरी कहते हैं पाथ को, कि इन मुल्कों ने क्या किया, इस सिचुएशन के ऊपर क्या किया, इन लोगों ने टफ डिसीजंस लिए, और उन डिसीजंस का रिजल्ट ये निकला कि ये सक्सेसफुल रहे। तो पाकिस्तान को भी अब क्या करना पड़ेगा, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। फिर वो बांग्लादेश की मिसाल देता है कि उसने भी हमको पीछे छोड़ दी है। सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जब हम हिसाब लगाते हैं,
और फिर वो कहता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो लार्जली जो है डिपेंड है ऑन पॉलिटिकल सर्टेनिटी के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट कहता है कैन मेक टफ, नो गवर्नमेंट कैन मेक टफ अनपॉपुलर डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स इन अनसर्टेन पॉलिटिकल सेटिंग्स, कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होगी तब तक कोई भी गवर्नमेंट जो है टफ डिसीजंस नहीं ले सकती। और आज का जो ओपिनियन था, आई थिंक तो 10th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी का ओपिनियन के जो एनालिसिस का लेक्चर डिलीवर किया गया है, उसके अंदर भी ये ही चीज थी कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। और वहां पर भी मैंने यही वाली एग्जांपल जो है कोट की थी कि ये बुक थी जो हमने कभी पढ़ी थी, व्हाई नेशंस फेल, ठीक है। इसका जो वहां पर, वैसे मैंने उस लेक्चर के अंदर ये कह दिया कि फर्स्ट चैप्टर था, लेकिन बाद में एक बच्चे ने कमेंट भी किया तो फिर मैंने दोबारा से ये बुक खोल कर देखी, तो वाकई ये था कि ये प्री फेज के अंदर ये चीज डिस्कस है, पहले चैप्टर के अंदर नहीं है, क्योंकि काफी अरसा पहले पढ़ी थी तो जेहन से चीजें स्किप भी हो जाती हैं। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना आपको, ये वाली पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल सर्टेनिटी, ये इसके अंदर उसने डिस्कस की हुई है। और इसके अंदर उसने एग्जांपल दी हुई है इजिप्ट इजिप्ट की, ठीक है कि, और हसनी मुबारक का उसने डिस्कस किया हुआ है प्रीफेस के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर नहीं है, प्रीफेस के अंदर है। जिन्होंने आज का लेक्चर भी सुना होगा तो वो भी प्लीज नोट आउट कर लें कि ये जब आप चीज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से एक चीज आपके सामने आएगी कि इकोनॉमी नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है किसी भी मुल्क की, जो पॉलिटिक्स है वो डिफाइन करती है किसी भी मुल्क की कामयाबी को। क्योंकि अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल सर्टेनिटी है, अच्छी लीडरशिप है, तो वो ऐसे फैसले करेगी जिससे आपका मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके मुल्क में बहुत ज्यादा पैसा है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ जैसे सऊदी अरब की, लेकिन उनकी लीडरशिप करप्ट है, अपने रिश्तेदारों को बांट रही है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त आएगा कि वो इकोनॉमिकली मुल्क तबाह हो जाएगा। सो इससे ये क्रक्स निकलता है कि किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए इकोनॉमी की नहीं बल्कि एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत होती है। और वो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती है, अच्छे अच्छे डिसीजन लेती है, अच्छे अच्छे फैसले करती है, और उन फैसलों की वजह से उस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। तो जो अगर मैं पेपर के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमी डिस्कस की, पाकिस्तान की ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एक हल्की सी नजर डाली और एग्जांपल दी उन कंट्रीज की जो जिनकी इकोनॉमी खराब थी लेकिन उनके अच्छे डिसीजंस की वजह से वो बेहतर हो गई। और यहाँ पर एक और पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, पॉलिटिकल सर्टेनिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिक्स का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया जी, आगे आ जाए। सिलेक्टिव आउटरीच, प्यारा लिखा है, बड़ा कंप्रिहेंसिव लिखा है, और ये पहले भी चीजें होती रही और अब भी हो रही हैं। क्रक्स क्या है जी, लिस्ट एक यूएसए ने इशू की है रिलीजियस फ्रीडम की, कि किस मुल्क के अंदर मजहबी आजादी कितनी ज्यादा है। इंडिया को उन्होंने उस लिस्ट में डाला ही नहीं, ये है असल बात। यूएसए ने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर जो है बताया कि इस मुल्क के अंदर इतनी रिलीजियस फ्रीडम है, इस मुल्क के अंदर इतनी मजहबी आज़ादी है, इस मुल्क के अंदर ये मुल्क इतना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, ये सारा कुछ बता दिया। और जब इंडिया की बारी आई तो उसको उस लिस्ट के अंदर उन्होंने डाला ही नहीं, इसको साइड पे कर दिया, क्योंकि इसको डालेंगे तो फिर बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो वहां पर जो है रिलीजियस फ्रीडम का वहां पर क्या हाल है, मुसलमानों का क्या हाल है, क्रिश्चियन का मणिपुर के अंदर क्या हाल हुआ, तो वो सारा बताना पड़ेगा। तो वो बताना नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि उनको इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना, तो उन्होंने इसको लिस्ट में नहीं डाला। ठीक है, जब ये काम हो गया तो जो यूएसए का कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो एक फेडरल गवर्नमेंट बॉडी है, उसने जो है हैज रिकमेंडेड दैट इंडिया भी पुट ऑन द लिस्ट, कि इंडिया को भी इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। और उसने जो है उसकी जो ये सजेशन है ये स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कर दी, रद्द कर दी, उसको इग्नोर कर दिया। और इसके कहता है दूसरी तरफ जो अमेरिका के जियो पोलिटिकल फोइज हैं, एनमीज हैं, दुश्मन हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है, इसको यूएसए ने लिस्ट के अंदर डाला। और साथ साथ इनको कहा कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है रिलीजियस फ्रीडम की,
वायलेटर्स हैं ये लोग, और साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को भी डाला इसके अंदर। लेकिन इंडिया को उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया, इंडिया को इसके अंदर उसने नहीं निकाला। जब ये काम होगा तो यूएससीईआरएफ जो मैंने अभी डिस्कस किया है पीछे, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो इसने क्या किया, कांग्रेस के साथ क्या किया है, स्टार्ट कर दी पब्लिक हेयरिंग्स। उसको ये कहा कि पब्लिक हेयरिंग स्टार्ट करो और हिसाब लगाओ इंडिया का कि वहां पर जो है इंडिया तो रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन कर रहा है और साथ साथ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी कर रहा है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मतलब होता है कि दूसरी नेशंस के अंदर जाकर भी वो कर रहा है। जैसे अभी कनाडा की मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको कि वहां पर उन्होंने क्या किया है, कनाडा के अंदर जो उन्होंने एक इनका था खालिस्तान तहरीक का एक बंदा था, उसका उन्होंने मर्डर कर दिया वहां पर। तो कहता है इंडिया तो ऐसे भी कर रहा है। और फिर वो इंडिया की जो है एक बताता है कि जब से जो बीजेपी आई है इंडिया के अंदर, एक डिकेड आफ्टर अ डिकेड ऑफ बीजेपी रूल, तो वहां पर क्या है, जो इंडिया है इस वक्त जहन्नम बन चुका है मिनोरिटीज के लिए, खास तौर पर मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। जो इंडियन मुस्लिम्स कहता है वो को उनको जो हिंदुत्वा वाले जो हैं मोब्स हैं, जो हिंदुत्वा के ग्रुप्स हैं, वो उनको स्पेशली मुसलमानों को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये हाल है कि जो पर्टिकुलर बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जो स्टेट का अपरेटस है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो तो डायरेक्टली कम्युनिटीज को हिट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही अयोध्या का जो अयोध्या जो है, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर एक अयोध्या है डिस्ट्रिक्ट का या शायद, तो वहां पर जो है राम का मंदिर उसकी ओपनिंग होने जा रही है, आई थिंक सो 22 जनवरी को, ठीक है, जिसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी। तो ये वो उत्तर प्रदेश के अंदर था, ठीक है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, अयोध्या, और अयोध्या के अंदर था राम मंदिर। और राम मंदिर कहाँ है, बाबरी मस्जिद के जो मेन गुम्बद है उसके नीचे ये इनका है कहना। तो बाबरी मस्जिद को जो है रेस करके डिस्ट्रॉय करके वहां पर उसकी इनॉग्रेशन की जा रही है 22 जनवरी को। क्यों, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शंस के अंदर क्या करना है, फिर वोट हासिल करना है। और इसके अलावा उसने कहा कि जो टारगेट किया गया क्रिश्चियंस को मणिपुर के अंदर पिछले साल, और इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है यहाँ अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर, आप वो सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बता रही हैं, ये सारी चीजें तो ये बता रही हैं कि इंडिया तो अच्छा भला जो है रिलीजियस राइट्स की वायलेशन कर रहा है, लेकिन लिस्ट में नहीं डाला गया। तो पेपर पर्सपेक्टिव में बता दूं, ये है यूएसए के डबल स्टैंडर्ड। इसी तरह इसराइल के पर्सपेक्टिव में भी इसने कई डबल स्टैंडर्ड शो किए, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी शो कर रहा है। और इंडिया जो है रिलीजियस राइट्स की वायलेशंस कर रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक थी राइटिंग में, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है, रिलीजियस राइट्स की वायलेशन कर रहा है। आपको पता होना चाहिए जो भी वहां पर हुआ, मुसलमानों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ वहां पर क्या हो रहा है, मणिपुर के अंदर हुआ, मुसलमानों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी राम का मंदिर बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, गुजरात के अंदर मोदी साहब ने क्या हाल किया था वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंडिया के अंदर जो भी हो रहा है, खास तौर पर जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ रहा है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए को जरूरत है इंडिया की, और इस वजह से उसने इंडिया को निकाल दिया लिस्ट से बाहर। तो इसका आप समझ लें कि कश्मीर का जो सोल्यूशन है फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये रही जी आपकी टुडे पिक्चर। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, और ये कैंगरू है। कैंगरी आपको पता है, आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया का जो है ये, मुझे तो नहीं ज़्यादा इसका पता स्पोर्ट्स का कि ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं या नहीं है। तो वाइट वॉश कर दिया, बिल्कुल साफ सुथरा करके उन्होंने इनको हरा दिया है। और ये कैंगरू जो है ये जिस तरह होता है नेशनल एनिमल उनका है ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो आई थिंक सो ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं और ये हार भी गए हैं। तो ये था जी आपका टुडे लेक्चर। कमेंट करके आपने फीडबैक ज़रूर देना है, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है और जब तक प्रॉमिस है आपके साथ, वी विल अपडेट एडिटोरियल्स ऑन डेली बेसिस। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।